असाइन सैम्पल पेपर 2 सोशल साइंस, कोड है सोशल साइंस का 087। ये 2021-22 का जो टर्म 1 का है उसमें इस बार जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न है पूरा बदल दिया है। तो वहाँ पर इसने ऑलरेडी मैं सैम्पल पेपर 1 अपलोड कर चुका हूँ। सैम्पल पेपर 1 जो 1 है, सैम्पल पेपर 1 का जो लिंक है उसका जो डिस्क्रिप्शंस में मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले पीछे भी मैं बताया था कि सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न है वहाँ पर मार्किंग स्कीम और उसका जो इसमें 2021 में एग्जाम होने वाला सब बहुत सारा चीज़ में परिवर्तन किया है। जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इस तरह से रहेगा, 3 चीज़ रहेगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ARQ एसरेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन और CBQ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर चलते हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या होगा कि 90 मिनट्स का टाइम रहेगा और उसमें मान के चलिए कि 2-2 मिनट एक एक क्वेश्चन में लगेगा, तो 40 क्वेश्चन रहेगा, तो 80 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चंस को समझ लेना है। फिर उसके बाद जाके 10 मिनट में आपको OMR सीट भरना है। OMR सीट में जैसे 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका ऑप्शन A B C D होगा और यहाँ पर इसको इस तरह से गोल करना है, गोल होगा A B C D। तो अब यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा। अब इसमें जैसे पहला है कि व्हेन डिड द नेशनल असेंबली वोट टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। यहाँ समझ रहे हो कि जो लुईस 16 था वो गुप्त रूप से सीक्रेट रूप से किसी को पता नहीं चला और उसने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया से सहायता लिया कि वहाँ का राजा यहाँ पर अटैक करे, यहाँ पर जो राजतंत्र को उखाड़ कर फेंक दिया गया था। तो वहाँ पर जब ये चीज़ पता चला प्रजा को तो उससे बहुत दुख लगा और वहाँ का जो नेशनल असेंबली उसने घोषणा कर दिया कि वो वहाँ से युद्ध लड़ेगा और प्रूसिया जो कि पहले जर्मनी बाद में बना आगे जाकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो किस डेट में लड़ा गया था, तो ये इसका ऑप्शन C होगा, अप्रैल 1792। तो C को हमको इसको पूरी तरह से यहाँ पर गोल कर देना है और ये बाहर नहीं जाना, यहाँ से हमसे थोड़ा बाहर चले जा रहा है लेकिन वहाँ पर पूरा गोल होगा और उसको पैक कर देना, पूरा बाहर नहीं जाना। जैसे ये बाहर चले गया था तो ये बाहर नहीं चला, इस तरह से प्रैक्टिस करना आपको OMR सीट का। तो यहाँ पर ये हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का नेशनल एंथम जो है वहाँ पर वो लोग जब 1848 में जब ये फिर से जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ 1815 में, तो वहाँ पर फिर से बॉर्बन डायनेस्टी आ गया था, राजा आ गया था। तो वहाँ पर लोगों को हटाने के लिए, राजा को हटाने के लिए वहाँ पर लोगों ने मार्च किया, गाँव से मार्सेलिस से लेकर पेरिस तक। तो और उन्होंने जो गाना गा रहा था उसी को नेशनल एंथम रखा गया और उसका नाम भी मार्सेलिस दिया गया। तो यहाँ 1 का C होगा और इस सॉन्ग को जो लिखा था वो था रॉजर डी एल्सले। तो यहाँ पर जो है कि नेशनल एंथम जो है ये है और मार्सेलिस होगा, लेकिन उसको लिखा कौन था अगर ये पूछेगा तो ऑप्शन D होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन C है। उसके बाद देखिए व्हेन डिड कन्वेंशन एब्लिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक, कि कब जो कन्वेंशन था जब वो लोग उसको लगा कि ये मोनार्की को ख़त्म करके फ्रांस को एक रिपब्लिक लाना है। फिर जाके वहाँ पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वहाँ पर जो था प्राइम मिनिस्टर चुना गया था। तो इसका अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर था, आप अगर पूरे बुक को पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करिए तो आप आंसर आपका राइट आएगा। तो इसका ऑप्शन A होगा, 20 सितंबर 1792 को जो फ्रांस था वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था। हिस्ट्री जो है चैप्टर 1 से शुरू पाएगा, तो चैप्टर 1 से हिस्ट्री आएगा, आपको ये ध्यान रखना है जो सिलेबस है। और यहाँ पर जो मैप है उसका आगे हम क्वेश्चन पे, इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट किया गया है ये चैप्टर 1 से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे कि व्हेन वाज लुईस 16 एक्सक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस डी ला कॉन्ट्रेट, कि जहाँ पर प्लेस में उसका किया गया था, जो उसको मार दिया गया था, इसको लुईस 16 को, जब वो भागने की कोशिश किया। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन देखे कि जो कब डिक्लेयर वार किया, तो वहाँ देखेंगे अप्रैल 1792 में। तो अप्रैल में क्योंकि वहाँ पर लड़ाई हो गया और उसमें राजा का दोषी पाया गया, उसमें सुनाई हुआ और वहाँ पर राजा को फांसी का सज़ा दे दिया गया। तो ये देखेंगे कि लगभग 1 साल लगा सारा कार्रवाई करने में। तो यहाँ पर ऑप्शन B होगा, 21 जनवरी 1793 को। अब उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन 1804 डैश क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, कि यहाँ पर किसने अपने आप को घोषित कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन D, यहाँ पर जैसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लुईस 16 लिख लीजिए, ऑप्शन जो D होगा यहाँ पर लुईस 16 होगा। तो लुईस 16 हो गया। तो यहाँ पर किसने 1804 में अपने आप को खुद, वहाँ पर जो डायरेक्टरी सिस्टम आया था जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर
वो तानाशाह बन गया, लोगों को गुलंटाइन करने लग गया। गुलंटाइन एक डिवाइस तक जिससे लोगों का सर को अलग कर दिया जाता था। तो वहाँ से मैंने कि फिर से जब डायरेक्टरी आया तो डायरेक्टरी में 5 सदस्य होते थे, लेकिन वहाँ पर खुद जब नेपोलियन एक उसका जो सेनापति भी होता था उसका सदस्य, तो नेपोलियन अपने आप को खुद इम्पीरियर घोषित कर दिया था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद जाके है व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली एब्लिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनी, कि फ्रेंच में पूरी तरह से जब गुलामी प्रथा कब ख़त्म किया गया। तो ये देखेंगे जब 1848 में, कब से किया गया 1848 में, जब से फिर से बॉर्बन डायनेस्टी को भागना पड़ा था। तो ये ऑप्शन सी डी होगा। फिर यहाँ पर है कि व्हाट डज द ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर। आप देखें कि 9th में भी पढ़ेंगे कि ब्रोकन चेन जो फ्रांस में था तो सिंबल क्या था। तो यहाँ इस 9th क्लास का यहाँ पर सिंबल क्या था। तो ब्रोकन चेन माने कि अब दास्ता से मुक्त होना, यानी द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी इसका ऑप्शन होगा बी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा प्रकार का गवर्नमेंट है जिसके अंदर, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया कि रूलर आर इलेक्टेड बाई द पीपुल। तो डेमोक्रेसी में होता ही है कि जो उसका जो हेड होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया में है, कहीं प्रेसिडेंट होता है तो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जब ऑप्शन ए हो गया तो बी, यहाँ तो ऐसे ही दिख रहा है कि पहला ए ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी सारा पढ़ लेते हैं कि बी क्यों नहीं होगा। गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन, ये नहीं होता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ये दिया गया। तो बी सी डी यानी ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 8 था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इन सऊदी अरबिया डेज डू नॉट हैव द राइट टू वोट, किसको वोट देने का अधिकार नहीं था। वहाँ सऊदी अरबिया में देखते हैं कि वहाँ पर राजतंत्र है, फिर भी वहाँ पर अगर बुक में देखें कि आदमी को जो था वो किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, माने ए और बी दोनों को। तो यहाँ पर सी होगा, वहाँ वोटिंग नहीं होता, वहाँ राजा है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनरल जो परवेज मुशर्रफ था वो ओवरथ्रू करता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जब वहाँ पर कारगिल वार में, जब कारगिल वार हो रहा था तो वहाँ पर पाकिस्तान की जब हार होने लगी तो वहाँ के उस समय के प्रेसिडेंट थे नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, और वो श्रीलंका दौरे में गए थे। तो इससे गुस्साए हुए थे जो वहाँ के जनरल थे परवेज मुशर्रफ। तो वो श्रीलंका से जैसे ही लौटने से पहले उसने तख्ता पलट दिया और डिक्टेटरशिप ले आया। तो वहाँ पर अपने आप को खुद वहाँ पर जो थे वो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, क्या प्रेसिडेंट घोषित किया, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ एग्जीक्यूटिव, या डी चीफ मिनिस्टर। तो वहाँ से जब तख्ता पलट दिया, अपने पावर में आ गया, तो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया, उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। फिर देखें 11 में देखेंगे कि व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। तो वहाँ पर जब ये क्वेश्चन आप जिम्बाब्वे का चैप्टर में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर दिया होगा कि जानू पीए पार्टी, तो वहाँ से, लेकिन उसे जिम्बाब्वे अंग्रेजों से या वाइट से कब स्वतंत्रता पाया, इंडिपेंडेंस कब हुआ। तो वहाँ पर देखें किताब में आप लिखा होगा कि सी 1980, सी ऑप्शन होगा 1980। इसका जो है आप PDF फाइल का भी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें से मैंने इसको जो PDF फाइल डाल दिया है। आप अगर यहाँ वीडियो से देखने से पहले आप वहाँ पर उसको अगर बना लेना चाहते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में है कि समझाते हुए चला जा रहा है, इसको समझना होगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में जो सेट है सैम्पल पेपर 1 है उसको भी डिस्क्रिप्शन डाल दिया गया है। और दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं जल्द ही कोशिश कर रहा हूँ कि उसका भी सैम्पल पेपर बना के लगभग तैयार है, सिर्फ उसको एक बार रिवाइज करना है, तो वो भी मैं अपलोड करना चालू कर दूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि चाइनास फेमिन, कि चाइना में जो भुखमरी हुआ था, जो बस्ट रिकॉर्डेड किया गया वर्ल्ड में, तो वो कब हुआ था, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था। तो यहाँ 3 ऑप्शन है, अगर आपने सोचा होगा 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपने सी मारा है, सी ऑप्शन सही किया है तो ये सही है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि हु वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्टेड रिजिम इन हिज कंट्री, कि वो अपने कंट्री में जो अपार्टेड था, जो कि डिस्क्रिमिनेशन था, मैंने ब्लैक और वाइट के, तो उसने किसने हिम्मत किया मैंने कि उसका विरोध करने का, और उसे फिर उम्र कैद की सज़ा दिए थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, परवेज मुशर्रफ, रॉबर्ट मुगाबे, या फिर सद्दाम हुसैन, या फिर डी नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला का स्पेलिंग आई हो गया है, तो यहाँ पर ओ होगा, यहाँ पर ओ है नेल्सन मंडेला। और आपने अगर डी ऑप्शन किया है तो ये ऑप्शन सही है। नेल्सन मंडेला ने हिम्मत किया, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाया। उससे पहले गांधी ने उठाया था, तो उनको देश से निकाल दिया गया था कि वहाँ पर, और उन्होंने लोगों को अवेक किया, लोगों को जगाया कि हम लोग उठ सकते हैं। 13 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 चलते हैं। तो 14 में आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चंस में
कि इसको 14 को आप थोड़ा सा गौर करिए यहाँ पर कि मैच द फ्लोइंग लीडर विद देयर रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसने क्या क्या रोल किया उसके आधार पर अगर आप इसको ये करेंगे तो यहाँ देखिए मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू आपने अगर किया होगा तो उसने क्या था 1928 में पहली बार जो था कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लिए लिखा था, यानी ए का 4 होगा, ए का 4। अगर बी का करेंगे भीमराव अम्बेडकर, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो बी का 3, बी का 3, बी का 3 यानी 4 3। अगर इसका ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं तो 4 3 यहाँ ए तो नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है 4 3, देखिए 4 3 बी में दिख रहा है, यहाँ पर है। अब सी में क्या है राजेंद्र प्रसाद, तो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये होगा, यानी सी का 1, यानी बी ऑप्शन सही है क्योंकि सरोजनी नायडू जो थी वो थी माने कि मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन रह सकता है। उसके बाद देखे है द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपुल फ्रॉम, वर्क फोर्स किस एज को माना जाता है, अगर वर्क फोर्स देखेंगे कि किस एज को वर्क फोर्स माना जाता है, तो आप देखें कि वर्क फोर्स जो माना जाता है जो काम करने का उम्र होता है वो 15 ईयर्स से 59 ईयर्स है, इसलिए अगर आपने ऑप्शन ए डाला है तो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं इन रूरल एरिया देयर इज ए 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर गांव में देखेंगे तो वहाँ पर बेरोजगारी जो है 2 तरह का दिखेगा। एक तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आपने ए मारा है कि सीजनल भी होगा, कुछ दिन तक काम रहता है फिर नहीं रहता है, फिर जितना वर्कर का जरूरत है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी ऑप्शंस ए होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन कि व्हाट इज IMR इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है क्या, तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, तो हम बताए थे कि एक साल में जितने भी बच्चे का जन्म होता है तो 1000 बच्चे में, तो 1000 बच्चे में से लेकर जितने बच्चे का जो मृत्यु हो जाती है तो उसमें उसको हम लोग IMR कहते हैं, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, कि वो एक साल भी पूरा नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर दिया IMR, पहले ये देखेंगे इज द नंबर ऑफ बेबी बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, तो जन्म नहीं लेना है, इन्फेंट है, मोर्टलिटी रेट है मतलब मृत्यु है, तो यहाँ बोर्न लिखा तो ये तो नहीं होगा। फिर बी दिया हुआ कि IMR इज द नंबर ऑफ मैंने IMR यानी इन्फेंट मोर्टलिटी इज द नंबर ऑफ पर 1000 हु डाइड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नहीं 1 ईयर ऑफ एज होगा कि 1 साल उनको उम्र होते हुए। तो यहाँ पर सी में देखिएगा कि यहाँ पर IMR इज द बर्थ ऑफ चाइल्ड दिया है, यानी डी देखिएगा तो IMR इज द डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर 1 ईयर एज, तो यानी ये होगा डी ऑप्शन होगा। 8 का है कि कंट्रीज लाइक जापान, जो जापान के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है तो उसने इन्वेस्टमेंट किस में किया, अगर आपने चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का पढ़ा होगा तो उसने ह्यूमन को इन्वेस्टमेंट किया, ह्यूमन में उसने हेल्थ एजुकेशन दिया और वो डेवलप्ड कंट्री बन गया, यानी ऑप्शन ए होगा ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर जाके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखेंगे 2 तरह का होगा, तो यहाँ पर प्लान जैसे दिया हुआ है, ए का मार्केट एक्टिविटीज़, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, बी का दिया प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सी। तो आप देखेंगे कि हम लोग जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पैसा के लिए करते हैं, मार्केट के लिए या अपने लिए करते हैं, यानी मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होगा। फिर क्वेश्चन वगैरह 20 देखते हैं कि हाउ मेनी % ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज्ड इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को छोड़कर पालमपुर में जो काम करने वाले जो अलग में काम करते हैं तो उनकी संख्या कितना ही प्रतिशत है। अगर आपने ऑप्शन सी मारा है 25%, तो ये आंसर सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, अगर 21 को 20 हो गया फिर 21 को देख रहे हैं, तो 21 में दे दिया कि एट प्रेजेंट लेस देन डैश पीपुल आर इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, कि पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग में यानी सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग इसमें इंगेज हैं, तो आप बुक देखेंगे तो 50% लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन बी होगा। फिर व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर, पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, तो वहाँ पर फार्मिंग है, सब लोग खेती करते हैं, यानी सी होगा। फिर 23 में देयर आर डेज रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कितना अगर हम कोई भी सामान को बनाते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी इसका ऑप्शन 4 है, तो डी होगा 4, ठीक है। फिर 23 में 24 क्वेश्चन देखेंगे कि टूल, मशीन्स, बिल्डिंग जो है कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स, हजारों साल तक कर सकते हैं। तो अगर जो सामान जो है बार बार कर सकते हैं यूज तो उसको हम लोग क्या कहेंगे,
तो वहाँ पर आप देखेंगे इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे तो फिक्स कैपिटल कहेंगे, यानी ऑप्शन बी होगा 24 का बी। अब 25 है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। यहाँ पर हैव में ई छूट गया है, हैव कॉमन फ्रंटियर विथ, तो किससे सबका माने किस मिलता है, तो निश्चित है कि बिहार तो उत्तराखंड हो गया, तो नेपाल से इसका फ्रंटियर मिलता है। अब बिफोर, अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, अब हम लोग 26 को देखते हैं कि बिफोर 1947 देयर वेयर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इंडिया, कि 2 तरह के स्टेट थे जब 1947 में स्वतंत्रता मिल रहे थे, तो एक प्रिंसियल स्टेट था और एक प्रोविंसेस था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए होगा, तो यहाँ पर इसको देख लेना, अगर ये आपने दिया तो ठीक है। फिर 27 क्वेश्चन है कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द, अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच देखेंगे तो हम लोग मैप में देख रहे हैं कि इस जगह पर है इंडिया का जो है, तो यानी ये नॉर्थ और वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट है, यानी ऑप्शन सी होगा। फिर 28 का क्वेश्चन देखते हैं कि मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द आइलैंड, तो ये किस आइलैंड का, मालदीव जो है वो सिचुएटेड है किस आइलैंड के साउथ में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लक्षद्वीप है, तो ऑप्शन बी होगा। फिर उसके बाद देखिए 29 से 33 जो है ये एसरेशन क्वेश्चन है, ए और आर, अगर ए एसरेशन है रीजन साइड, तो आपको इसमें ये समझना है कि अगर जो एसरेशन दिया है वो और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन करता है एसरेशन का, तो ऑप्शन ए होगा। बी है कि एसरेशन रीजन्स दोनों सही स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता एसरेशन का, तो बी होगा। अगर एसरेशन करेक्ट है और स्टेटमेंट गलत है तो सी होगा, और एसरेशन गलत है और रीजन सही है तो ऑप्शन डी होगा। तो ये जो है आपको 20 जो क्वेश्चन है 29 से 33 तक। तो चलिए 29 क्वेश्चन को देखते हैं कि द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर, ये आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो एकदम सही था कि जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गया तो जो मिडिल क्लास के जो अमीर हो गए थे, जो एजुकेटेड रहते वो पावर में आ गए, तो एसरेशन तो सही है। रीजन्स देखते हैं, यानी ए आप देखेंगे कि ए सही है। फिर रीजन देखते हैं तो रॉब्सवेयर, जो मैक्सिमम रॉब्सवेयर था कि वो फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल, जब मैक्सिमम रॉब्सवेयर जीतता है तो अपने दुश्मन को हराने के लिए, अपना हर चीज़ लागू करने के लिए बहुत कड़ाई से देता है, पनिशमेंट कर देता है। और रॉब्सवेयर परसूट पॉलिसी सो रेडने से अंधाधुंध इतना ये करता है कि इसका जो सपोर्टर था वो भी डिमांड मॉडरेशन पे परिवर्तन करता है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है। लेकिन जब क्या बने, तो ये इसका रीजन सही है, ये समझना होगा कि ए जो एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या रीजन एसरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ये सही है। दोनों का स्थिति है कि जब मैक्सिमम रॉब्सवेयर को मैंने वहाँ पर फांसी लगा दिया था, बिहेडेड कर दिया था उसी गुलाटाइन मशीन से जो उसने आविष्कार करवाया था डॉक्टर गुलाटाइन ने, तो उसी से, तो यानी ये दोनों सही है और रीजन भी सही है, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका सही, ए होगा। और उसका 30 में चलते हैं। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज ए लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस, कि फ्रांस में 18th सेंचुरी 18वीं सदी में ये चीज़ का आलोचना होने लगा, गुलामी प्रथा का फ्रांस में। लेकिन जो नेशनल असेंबली रीजन दिया, यानी ए भी सही है, और रीजन जो है नेशनल असेंबली डिड नॉट पास एनी लॉ, कोई पास नहीं किया, किस डर से, फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, जो कि उसका इनकम स्लेव ट्रेड पर ही ट्रेड था, यानी रीजन भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, यानी इसका भी ऑप्शन ए होगा। अब 31 देखते हैं कि सकल मदर्स जो शीला है वर्क फॉर द फैमिली, सकल की मम्मी जो है वो परिवार में ही काम करती है, सी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड, वो बाहर काम करना नहीं जाना चाहती है, सी कांट कॉल्ड बी अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेगा, वो काम करना चाहती हैं, और तो यानी ए सही है। और रीजन में दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कांट फाइंड वर्क, जब आदमी काम चाहता है और उसको काम नहीं मिलता है तब वो अनएम्प्लॉयमेंट है, रीजन भी सही है, और इसीलिए सकल की मदर्स को हम लोग ये नहीं कहते, यानी इसका भी ऑप्शन ए होगा। और इसको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इसमें ए ऑप्शन डाला ज़्यादा कि आप समझें कि उसका रीजन को ये प्रैक्टिस ज़्यादा हो। अब यहाँ देखिएगा एसरेशन और रीजन, तो यहाँ पर हम लोग अभी तक क्या सीखे कि एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन का तो ए देंगे, लेकिन अगर रीजन गलत है इसका तो बी देंगे, और अगर एसरेशन सही है रीजन गलत है तो सी देंगे, और एसरेशन गलत है रीजन सही है तो डी देंगे। इसलिए मैंने अभी तक ए ही दिया ताकि आप समझें इसको। अब ऐसे ए डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ हाईलाइट द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन, ये बतलाता है। तो यहाँ दे रहा है कि ए सही है,
ठीक है, बुक में दिया होगा देखिए। फिर माउंटेन आर नोट द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, यहाँ नोट लिख दिया है, माउंटेन से ही हमको पानी और फॉरेस्ट मिलता है, यानी रीजन गलत है। तो अभी तक मैंने क्या कहा कि एसरेशन सही है और रीजन सही है, और रीजन का यहाँ एक्सप्रेशन सही कर रहा है तो ए होगा, लेकिन दोनों सही और रीजन नहीं बतलाता है तो बी होगा। सी मैंने बताया था कि एसरेशन सही है, रीजन गलत है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, यानी इसको करेक्ट ऑप्शन है सी। उम्मीद है आप सीख रहे होंगे इसको, क्योंकि यही है कि इसमें गलती आप लोग से होने की संभावना, इसलिए इसको मैं बार बार डाल रहा था। 33 में ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ लर्न, ये सही है कि किंग हैड कमांड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, सैनिक को दिया, तो ये जो एसरेशन है सही है। रीजन अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपुल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस रीजन प्रिजन द बस्टाइल, तो यानी और जो राजा को सही था, यानी रीजन भी सही है, एसरेशन भी सही है, राजा को शक था इसने ट्रूप्स को बुला लिया, यानी दोनों सही है। फिर से मैंने ए ही दिया ऑप्शन ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद जाके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 34 से 37 जो है ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट को लिखा गया वाज डन बाय एन असेंबली, लेकिन इसको कैसे किया गया, तो एक असेंबली के द्वारा बनाया गया जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वो कब मीटिंग हुआ, उसका इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन, इसका जो पहला मीटिंग जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में। फिर इसका सून आफ्टर, उसके बाद पाकिस्तान और जो कंट्री है, कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इंडिया में जो लिखने वाले थे वो 299 थे, और ये देखना हो कि तो फिर पाकिस्तान कितने मेंबर चले गए, तो वहाँ 89 मेंबर चले गए। उसका असेंबली को एडप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भारत जो है कराची सेशन 1931 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इसीलिए हम लोगों ने 26 जनवरी को जब टाइम आया, क्योंकि हम लोग को तो आज़ादी मिला था 15 अगस्त को, कि वहाँ पर जो माउंटबेटन थे वो चाहते थे कि उसी दिन भारत आज़ाद हो, क्योंकि उनका जन्मदिन था, तो इसीलिए हम लोग इसको रिपब्लिक डे के रूप में 26 जनवरी को बनाते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है इसी बेस पर। पहला क्वेश्चन है व्हेन वेयर इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड, कि कब इलेक्शन हुआ था। तभी हम लोग देखें जुलाई 1946 में, तो ऑप्शन ए है। फिर भी है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिसबैंडेड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना जुलाई में इलेक्शन हुआ, तो जुलाई 1946 में इसका इलेक्शन हुआ। फाउंडेड हुआ नवंबर 1946 में, इसको फाउंड किया गया, अगर देखेंगे तो नवंबर 1946 में। इसको कब फाउंड किया गया, नवंबर 1946 में फाउंडेड था, जब से चला। लेकिन इसको ख़त्म कब किया गया, डिसबैंडेड, तो निश्चित है कि हम लोग का जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था, तो उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इसको ख़त्म कर दिया गया। डिसबैंडेड मैंने बंद ख़त्म कर दिया गया, यानी देख रहे हैं 25 जनवरी 1950 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं कि हु वाज द टेम्प्रोरी चेयरमैन। अगर हम लोग, आप सभी लोग पढ़े होंगे कि चेयरमैन है राजेंद्र प्रसाद, फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो वहाँ पर प्रेसिडेंट थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। लेकिन टेम्प्रोरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे टेम्प्रोरी, जब लोग सदस्य जीत के गया, इसके मेंबर जीत के पहुँचे, तो उनको कौन सा पद दिलाया, फिर कौन वहाँ पर उन लोगों ने प्रेसिडेंट को चुना के राजेंद्र प्रसाद को, तो वो जो टेम्प्रोरी चेयरमैन थे वो कौन थे। तो यहाँ पर बहुत लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट थे, तो सबको शपथ जो दिलाया था वो सच्चिदानंद सिन्हा थे पहला टेम्प्रोरी चेयरमैन, और एस.सी. मुखर्जी थे तो वाइस प्रेसिडेंट थे, चुना गया था। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के, यानी ऑप्शन सी होगा, ये ऑप्शन बी होगा, सॉरी, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 37 में दिया कि हु एमंग दीज लीडर, इसमें जो भी नेता है तो वो महात्मा गांधी का एक्सपीरियंस किया था। और ये मैंने जो इसका जो सैंपल नंबर 1 मैंने अपलोड किया था, तो वहाँ पर यह भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो इसको एक रिमेंबर करने के लिए आपको फिर से दिया क्वेश्चन, तो ये था भीमराव अम्बेडकर। फिर हम लोग 38 से 40 जो क्वेश्चन होगा वो मैप का होगा, और 38 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहेगा। तो हिस्ट्री में बस यही 4 क्वेश्चन आपको फ्रांस के मैप में दिखाना है, बॉर्डेक्स, नांटे, पेरिस और मार्सेलिस। तो इसको मैप को हम यहाँ पर बना दिए। यहाँ पर आपको वहाँ पर ABCD रहेगा, कि पेरिस नहीं रहेगा, मैंने सैंपल 1 में बताया था कि यहाँ पर ए रहेगा,
ये इस जगह पर, फिर यहाँ बी रहेगा, जो भी रहेगा कि कोई एक रहेगा एक नंबर का, तो उसको बताना है। तो आपको ये पेरिस है, ये नांटेस है, ये बोर्टक है, फिर मार्सलिस है। तो इस मैप को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। मैप का वीडियो मैं अलग से बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ मैं डाल दूंगा। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी का जो रहेगा, तो यहाँ पर इंडिया साइज लोकेशंस ये सब पूछेगा कि स्टैंडर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है। तो इसका अलग से मैंने वीडियो बना दिया है कि यही यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा ज्योग्राफी का यहाँ पर। और उसके बाद इसके बाद जो रहेगा ये रहेगा पूरा इस तरह से कि ये कहाँ कहाँ इसको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सिलेबस है, और यहाँ पर आप जो अभी तक पढ़े उसका आंसर मैंने दिया हुआ है, और इसका PDF का भी डिस्क्रिप्शन मैंने लोड कर दिया। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, कमिंग एग्जामिनेशन।